अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर हूँ, आपका अपना बायोलॉजी टीचर। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेल साइकिल के बारे में। अब अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो हमारे पास सेल हमने देखा है कि सेल क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी एक यूनिट होता है। तो उस सेल के अंदर कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ सीरीज़ के साथ इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको बेसिकली हम नाम देते हैं कि वो क्योंकि साइक्लिक मैनर के अंदर हो रही होती हैं, इसी वजह से उन चेंजेस को, उन इवेंट्स को जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं सेल साइकिल का। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन सेल, एक सेल है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं एक सीक्वेंस के साथ। अब वो सीक्वेंस के साथ होने वाली तब्दीलियां, चेंजेस कौन सी हैं जो कि सेल के अंदर हो रही हैं। फर्स्ट वन क्या करेगा, उन चेंजेस के दौरान फर्स्ट चेंज जो आती है वो सेल क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है। सेल ग्रोथ किस चीज़ में करेगा, पहली तो बात है सेल ग्रो एंड साइज। क्या करेगा, सेल का साइज, सेल का साइज क्या करेगा, इजाफा होगा उसमें। सेकेंड वन हम कह सकते हैं कि इंजाइम्स वगैरह आपके पास, उनको सेंथिसाइज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेल के पास क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको भी सेंथिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं सेल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। पहले फेज के दौरान सेल साइकिल के अंदर जो पहली चेंज आती है वो सेल क्या करता है, अपने अंदर सेल ग्रोथ करता है। सेल ग्रोथ के अंदर क्या आ जाता है, मेनली हमने कहा कि सेल का साइज इंक्रीज होगा, एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स, फंक्शनल स्ट्रक्चरल दोनों सेंथिसाइज की जाएंगी। इसी तरह सेल के अंदर जो प्रॉपरली फंक्शनिंग लेबर है, लाइक ऑर्गेनेलीज है, उनको सेंथिसाइज किया जाएगा। इसी वजह से सेल का साइज क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, सेल ग्रो कर गया। सेल ग्रो करने के साथ साथ सेल के अंदर जो दूसरी चीज आती है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए, हमारे पास एक सेल था, ठीक है, उसने क्या किया, पहले ग्रो की, ठीक है, उसने ग्रोथ की। ग्रोथ करने के बाद उसका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, वो ग्रो कर गया। उसके अंदर जो डीएनए था, एक डीएनए सेट ऑफ, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बात कर लें या डिप्लॉयड की बात करें, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, तो उसके अंदर क्या था कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, तो उसको हमने उसकी कॉपी तैयार करवानी है। तो इसके अंदर क्या होगा, डीएनए मटेरियल जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मादा है, उसको सेंथिसाइज किया जाएगा। एक कॉपी थी, एक डीएनए मटेरियल एक कॉपी थी, तो इसकी क्या कर ली जाएंगी, दो कॉपीज तैयार कर ली जाएंगी, ताकि ये जो दो कॉपीज हैं आगे जो डॉटर सेल बनने हैं, जिसके अंदर सेल ने डिवाइड होना है, वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, इक्वली ट्रांसफर की जा सके। तो इसी वजह से सेल ग्रो करने के बाद क्या करता है, अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसकी कॉपी तैयार कर लेता है। और लास्ट वन, सेल साइकिल के दौरान जो चेंज आती है, सेल के अंदर जो चेंज आती है, उसको हम कहते हैं कि सेल डिवाइड कर जाता है। एक सेल था जिसके अंदर आपके पास, हमने कहा कि ग्रो भी हो गया और उसके अंदर जो डीएनए की कॉपी है वो भी सेंथिसाइज हो गई है। तो अब क्या करेगा, यही सेल दो डॉटर सेल्स बना देगा, ठीक है, जिसके अंदर वो क्रोमोसोम इक्वली, यानी कि डीएनए मटेरियल जो है ना वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और सारा मटेरियल जो कि एंजाइम्स वगैरह, ऑर्गेनेलीज वगैरह, सारी जो सेंथिसाइज की गई थी वो उसके अंदर इक्वली ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये जो सीक्वेंशियल चेंजेस आ रही हैं, जिसके दौरान सेल पहले ग्रो करता है और डिवाइड कर जाता है, इस प्रोसेस को, क्योंकि साइक्लिक मैनर में हो रहा था, इसी वजह से इस साइक्लिक मैनर वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ये क्या है, सेल साइकिल है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सेल डिवाइड क्यों करता है, ग्रो, रेप्लिकेशन और साथ डिवीजन क्यों करता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो हम कहते हैं कि वाई सेल डिवाइड्स, आपने देखा होगा कि एक आपके पास स्पर्म सेल आता है, स्पर्म गैमीट आता है फादर की बॉडी से, और मदर की बॉडी से आता है एग, तो उनकी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक नॉर्मल सेल बन जाता है जिसे हम जाइगोट का नाम देते हैं। अब जाइगोट से हमने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, लाइक ह्यूमंस की बात करें, आप तमाम इंसानों का जो जिस्म है वो एक काफ़ी सारे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो हमारे पास जो बेसिक सेल था वो तो एक था, एक जाइगोट था, उसके अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस आई कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल को डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि सेल ने क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ मीन यहाँ पर क्या होगा, सेल किसने, उसने किसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा,
सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल को ग्रोथ के लिए डिवीजन का प्रोसेस जरूरत है, इसी वजह से क्या होता है कि सेल डिवाइड कर जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि डेवलपमेंट अभी मैंने कहा है कि हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेन्स भी तो बनने हैं, लाइक हमारे हार्ट की फॉर्मेशन होनी है, हमारे ब्रेन की, इसी तरह लिवर और स्टमक, काफ़ी सारे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी डेवलपमेंट होनी है। तो उसके अंदर भी सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। जब सेल डिवाइड होते हैं तो काफ़ी सारे सेल्स बनते हैं और वही सेल टिश्यू में कन्वर्ट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके एक ऑर्गन की फॉर्मेशन बनाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये आपके पास सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम कहते हैं कि टिश्यू की होम्योस्टेसिस के लिए, किसके लिए? टिश्यू होम्योस्टेसिस। अब देखें, हमारे पास किसी भी ऑर्गन के लिए जो टिश्यू की आपके पास क्वांटिटी हम कह लें कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि एक हम हार्ट की बात करें तो उसके लिए प्रॉपर टिश्यू रिक्वायर्ड है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगा, अगर उससे कम हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से टिश्यू होम्योस्टेसिस, टिश्यू का लेवल मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो उसकी वजह से एक प्रोसेस, एक साइक्लिक मैनर का चलना ज़रूरी होता है और वो है सेल साइकिल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेल डिवीजन ज़रूरी है और सेल डिवीजन होने के लिए सेल के अंदर कुछ चेंजेस आना ज़रूरी है। इस वजह से हम ये जो साइक्लिक मैनर हो रहा है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है? सेल साइकिल है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल साइकिल के कुछ फीचर्स की बात करें तो ये हमारे लिए फीचर्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो इसके अंदर फेजेस हमने पढ़ने हैं उनके अंदर ये सारे इसके फीचर्स वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से हम इनको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमारे पास पहला जो इसका फीचर आता है वो है सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ये जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा है कि एक चेंजेस आ रही हैं लेकिन एक सीक्वेंस के साथ आ रही हैं, जो तब्दीली है वो एक तरतीब के साथ आ रही हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल का जो साइकिल है, सेल साइकिल है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। लाइक इसके अंदर जो स्टेप्स होंगे, जो भी होंगे, वो एक सीरीज के साथ आएंगे। लाइक हम बात करेंगे, पहले सेल ने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसने क्या किया? डीएनए को आपके पास हमने कहा कि डबल किया, डबल करने के बाद थर्ड वन जो स्टेप आया उसके ऊपर वो क्या कर गया? डिवाइड कर गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल साइकिल है ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सेकंड, अगर हम फीचर की बात करें तो हम कहते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। लाइक हर जो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके आपस में उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, नज़्म व ज़ब्त, एक ताल्लुक पाया जाता है। वो जो रब्त है क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसको हर स्टेप के ऊपर चेक किया जाता है, जिसके लिए इसके पास सेल साइकिल के अंदर कंट्रोल पॉइंट्स काम कर रहे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कंट्रोल पॉइंट्स जो कि चेक करेंगे कि वाकई पहला जो स्टेप था उधर जो सेल ने ग्रो करना था वो ग्रो कर चुका है या नहीं। दूसरा फेज में जैसे हमने कहा कि डीएनए को डबल किया जाना है, तो वहाँ पर चेक किया जाएगा कि डीएनए सही तरह से सिंथेसाइज किया जा रहा है, जो कि आगे अगर नेक्स्ट जो डॉटर सेल बनने वहाँ पर अगर जाएगा तो ये प्रॉपरली फंक्शनिंग परफॉर्म करवा पाएगा या नहीं। तो इस तरह क्या होता है, कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा होता है। दूसरा, यहाँ पर कुछ फीडबैक मैकेनिज्म भी चल रहे होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए क्या हो जाता है? दो सिग्नल जाते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव सिग्नल होता है और दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव यानी कि ग्रीन सिग्नल अगर जाता है तो प्रोसेस जो सेल साइकिल है वो नेक्स्ट फेज के अंदर चला जाता है, सेल नेक्स्ट फेज के अंदर चला जाता है। अगर नेगेटिव सिग्नल आ जाता है, नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है, तो क्या होता है? जो सेल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि फीडबैक वगैरह सिस्टम वगैरह यहाँ पर काम कर रहा होता है, साथ साथ कंट्रोल पॉइंट्स काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। लास्ट वन, अगर हम जेनेटिकली कंट्रोल्ड की बात करें तो हमारे पास, आपको पता है कि हर सेल के पास क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए आपके पास विरासती मादा है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो वही जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए होता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जीन्स यानी कि डीएनए वगैरह इसको कंट्रोल कर रहा होता है सेल साइकिल को। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक कौन सा प्रोसेस है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो ये हैं इसके फीचर्स जिनका जो आपके पास नॉलेज है ना वो नेक्स्ट सेल साइकिल के जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर काम आना है। अगर सेल साइकिल के फेजेस की बात करें तो हमारे पास सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और सेकंड वन होता है माइटोटिक फेज। ठीक है,
अब अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है कि नेक्स्ट फेज में उसने डिवाइड हो जाना है और 2 डॉटर सेल्स बना देने हैं। तो इसी वजह से इंटरफेस को हम नाम देते हैं कि ये कौन सा फेज है, प्रिपेरेटरी फेज है, जिसके अंदर सेल क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर किस तरह, जिस तरह हमने कहा कि वो कुछ चीज़ें सिंथेसाइज करता है लाइक एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, और इसी तरह ऑर्गेनेलीज को भी डेवलप करता है। इस तरह जो वो अपने साइज के अंदर भी ग्रो कर रहा होता है, और साथ साथ आपने देखा था कि डीएनए को भी वो रेप्लिकेट कर रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था। तो ये उसकी सारी क्या थी, तैयारी ही थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कौन सा फेज है, प्रिपेरेटरी फेज है। और सेल अपने सेल साइकिल का जो मोस्ट ड्यूरेशन है ना, वो इंटरफेज के अंदर गुजारता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सेल साइकिल का 95% जो ड्यूरेशन है ना, वो इंटरफेज है। उसके बाद अगर हम इसका बात करें तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ कौन सा फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, इसी वजह से यहाँ पर कोई डिवीजन नजर नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर डिवीजन के लिए सेल खुद को तैयार करेगा। ठीक है, नो डिवीजन। उसके बाद हम कहते हैं कि अब अगर हम इंटरफेज के वर्ड के ऊपर गौर करें तो हमारे पास इंटर एंड फेज, इंटर मीन होता है दरमियान या बिटवीन, तो ये किसके दरमियान मौजूद है, ये वो फेज है जो कि 2 डिविजन्स के दरमियान मौजूद है। यानी कि इससे पहले भी सेल डिवाइड हो रहा होगा और यहाँ पर आके फिर जो डॉटर सेल्स बन जाते हैं वो खुद को प्रिपेयर करते हैं, और नेक्स्ट फेज में इसके बाद भी क्या हो जाता है, फिर सेल डिवाइड होने लग जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं इट इज अ फेज बिटवीन 2 डिविजन्स। इस वजह से इसको इंटरफेस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसके मजीद कुछ सब फेजेस भी हैं, लाइक G1 फेज आ जाता है, और इसके अलावा S फेज आ जाता है, और लास्ट वन इसके अंदर आ जाता है G2 फेज। पहले G1 फेज, उसके बाद S फेज, और लास्ट वन इसका जो फेज आता है वो G2 फेज आता है। इसके बाद जो सेल है वो अपने सेल साइकिल के दूसरे स्टेप के ऊपर, दूसरे फेज के ऊपर चला जाता है, और वो स्टेप है माइटोटिक फेज। अब ये तो था प्रिपरेटरी फेज। अब यहाँ पर सारी प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई। अब सेल नेक्स्ट फेज के अंदर दाखिल हुआ है, जो कि है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हम कहते हैं कि ये कौन सा फेज है, डिविजनल फेज है। यहाँ पर सेल आकर 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, इस वजह से इसे डिविजनल फेज कहा जाता है। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें माइटोटिक फेज की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल्स के अंदर। डॉटर सेल के अंदर जब डिवाइड होता है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। याद रहे कि माइटोटिक फेज के दौरान अगर माइटोसिस होगी तब ये वाली डेफिनेशन लागू होगी, अगर मियोसिस हो जाती है तब ये वाली डेफिनेशन हम यहाँ पर नहीं कह सकते। तो जनरली हम से कहते हैं कि जो डिविजनल फेज है ना सेल साइकिल का, वो माइटोटिक फेज है। इसके अलावा जो माइटोटिक फेज के माइटोसिस के 2 सब फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब देखें हमारे पास जो कैरियो का वर्ड है ना, कैरियो का, ये हम लेते हैं कैरियोन से। किससे, कैरियोन से। अब कैरियोन का जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। क्या मीनिंग होता है, न्यूक्लियस। अब हमारे पास अब देखिए काइनेसिस मीन होता है ब्रेक डाउन। अब जब क्या हो रही होगी, न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हो रही होगी, तब हम नाम देंगे कि वो माइटोटिक फेज का जो मरहला है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस यानी कि कैरियोन यानी कि कैरियो की ब्रेक डाउन को हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पर होल साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास साइटोकाइनेसिस है। काइनेसिस हमने क्या कहा था कि ये क्या है, ब्रेक डाउन है। किसकी, अब यहाँ पर किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, साइटोप्लाज्म की। तो जब सेल एज अ होल डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हम नाम दे देते हैं, ये कौन सा फेज है, साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह ये क्या होता है कि सेल साइकिल स्टार्ट इंटरफेस से होता है, इन सब फेजेस से गुजरता हुआ वो माइटोटिक फेज के ऊपर आता है। माइटोटिक फेज के ऊपर जब वो पहुंचता है तो डिवाइड होता है। डिवाइड के अंदर 2 तरह के फेजेस आते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस है यानी कि कैरियन या न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन कैरियोकाइनेसिस कहलाएगी, और सेकंड स्टेप पे क्या होगा, सेल एज अ होल यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सेल साइकिल को जो है ना उसका तारफ देखा, इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर इसको कैरी ऑन करके रखेंगे। जज़ाकल्लाह।